ये सर डेमो तो मेरा मैंने देख लिया था पहले ही सुभाष जी से। हाँ हाँ। और मैं मशीन के बारे में, कैंगन के बारे में भी पॉजिटिव ही था। लेकिन इसको डिले किया हुआ था मैंने भी, जब पैसा आएगा तब ले लेंगे मशीन। क्योंकि पैसे तो बस, जो मेरी छोटी सी दुकान थी उसमें मेरा घर खर्चा ही चल रहा था। 20-30 हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति हूँ मैं। कपड़े की दुकान है मेरी गांव में एक। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मैंने बताया भी था अभी सेमिनार में। सतपाल सर आए हम्म। हुए थे हनुमानगढ़। तो सुभाष जी ने मेरे को कॉल किया कि जो इन लोगों का प्रोग्राम है लेकिन आप आ सकते हो, आपको छूट है। तो मैंने काफी टाल मटोल की, मैंने कहा बादल हुए हैं, बरसात आ रही है, लेकिन सुभाष जी ने प्रेस किया क्योंकि सुभाष जी मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो कहा आना ही पड़ेगा, तो मैं चला गया था वहाँ। मेरे से 30-40 किलोमीटर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वहां गया ना मैं। तो वहां सतपाल सर ने जैसे जैसे बिजनेस को बताया डीपली मेरे को, और सतपाल सर ने जैसे जैसे अपनी जीवनी बताई, वैसे वैसे मैं रिलेट करता गया था। क्योंकि जो सतपाल सर की जीवनी थी वो ही लगभग मेरी थी। तो डीपली जब इस बिजनेस के बारे में बताया, सतपाल सर ने बताया भी, पहले मैं एक टीवी मैकेनिक था और कैसे कैसे मेरी लाइफ बदली और कैसे कैसे मैं अपने सपने पूरा करता गया। एम्बिशियस तो मैं था, क्योंकि मैं कपड़े की दुकान के साथ में भी साइड में छोटा मोटा हाथ मारता रहता था, क्योंकि सपने बड़े थे। लेकिन मेरे को पता था कि कपड़े की दुकान से घर खर्चा चल सकता है, सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो उस टाइम मैंने डिसीजन ले लिया था भी, ये कैंगन लेनी है, अब ये बिजनेस करना है। तो जब डिसीजन ले लिया ना, तो पैसे नहीं थे मेरे पास जब घर पे आया। तो तब पैसों का जुगाड़ हुआ भी नहीं उधर उधर से। फिर मैंने एक बस स्टैंड पे छोटा जिम था मेरा, वो बेचा। वो आपको कहानी सुभाष जी ने बता दी। तो भी हम्म। 2 लाख ही हुए थे, फिर भी पकड़े इधर उधर से 60-70 हजार पकड़ के 279 का आरटीजीएस करवाया था सुभाष जी से, बैंक में जाके सर। तो फिर वो हम्म। मशीन मेरे घर में आई थी। और मशीन का 5-7 दिन में रिजल्ट मिल गया था। मेरे जो, मेरे अल्सर टाइप दिक्कत थी एक, गैस तेजाब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वाइफ की भी दिक्कत थी मेरे। तो वो वाइफ तो 20 दिन बाद ही उनका रिजल्ट आ गया था बहुत शानदार, और मेरे 10 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था। और मैं लगभग ज्वाइन, मशीन घर पे आई थी 5-7 दिन हुए थे। और उसी दौरान एक आगरा प्रोग्राम हुआ था। तो सुभाष जी ने मेरे को कहा कि आप आओ वहाँ आगरा में, मैं तो जा रहा हूँ, आप आ जाना। और आना जरूर, अगर बिजनेस करना है तो इसको सीखना जरूरी है। तो मैं यहाँ से आगरा गया था। वहाँ पर बड़ा सेमिनार था, वो देखा, कुछ क्लियरिटी वहां से मिली। उसके बाद में आके मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है भूपेंद्र जी, जैसे अभी मेरे कुछ साथी हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अगर उनसे डाउट्स पूछते हैं तो वो डाउट नहीं बता पाते हैं अपने कि, वो कहते हैं नहीं ऑल क्लियर, हमें सब क्लियर है। बट मेरे को, जैसे आपने बताया कि सतपाल जी ने अपना स्टोरी आपको बताया, मतलब उन्होंने डायरेक्ट आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिया, अपना स्टोरी बताया और उससे आप रिलेट कर गए। तो एक बात निकल के मेरे ख्याल में यही सामने आई है कि हम स्टोरी टेलिंग करें, है ना, कोई ऐसा उदाहरण मतलब दें, ताकि, क्योंकि अभी आरटीजीएस पे हैं 2-3 लोग ऐसे हैं, लेकिन वो खुद को बता नहीं पा रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं अपनी तरफ से उनको पूरा बता चुका हूँ कि अपने उनके डाउट्स उन्होंने नहीं बताए हैं वो भी क्लियर कर चुका हूँ। बट शायद स्टोरी टेलिंग से उसमें ज्यादा थोड़ा इफेक्ट आएगा। आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा? नहीं, क्या क्या वो सर कैंगन नहीं ले रहे हैं, या कैंगन लेने के बाद बिजनेस में एक्टिव नहीं है? कैंगन नहीं ले पा रहे हैं वो, मतलब उनका वो हौसला नहीं बन पा रहा है कि सब कुछ क्लियर है, लेकिन वो बिजनेस में उतरने से डर रहे हैं बंदे। हम्म। सही है, सही है, सही। इसमें इसमें क्या होता है इंद्र जी, एक तो ये प्रोसेस है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे, ये डेमो मेरा 2 साल पहले का देखा हुआ था। लेकिन सुभाष जी ने कभी हम्म। हड़बड़ी नहीं दिखाई मेरे को ज्वाइन कराने में। वो 2 साल तक लगातार आते रहे, कभी मेरे को ऐसा कहा नहीं भी तुम, मैं ही बात छेड़ता था भी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। बाकी सुभाष जी का क्या है, फेसबुक के हम्म। जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मेरे पास मैसेज आते रहते थे। तो वो मेरे चोट मार रहे थे हम्म। डेली, जब भी मैसेज ठीक है। आते थे। तो सुभाष जी ठीक ने है। कोई ठीक है, हड़बड़ी नहीं मतलब। बताई, इसी तरह आप भी आराम से है ना इसको। अच्छा, हाँ हाँ। एक और है इंद्र जी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप इस बिजनेस में कहाँ तक ठीक जाते है। हो। हम्म। है ना? और मतलब उस जो उनको, जल्दबाजी है वो मेरे अंदर ही है,
वो अपने जगह सही है, मतलब यही है ना हाँ कि सर। हम उसको जो मैं एक्चुअल में मैं करता हूँ ऐसे, उनको मैसेज भेजना या और ये काम होते हैं, बट वो साइलेंटली मेरे ख्याल में वर्क करेंगे चीजें, है ना। हाँ, वो जो मैसेज, साइलेंटली उनके अंदर बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। आप एक बड़ा प्रोग्राम उनको जरूर दिखाओ, क्योंकि बड़े ठीक है, प्रोग्राम नहीं में थे वो प्रोग्राम में, क्लियर हो अभी जाएगा। यहीं भी थी अपने। हम्म। यहाँ संग्री आए हुए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थे उसमें एक बिल्कुल बंदा। ठीक है। नहीं नहीं, सही है, हम्म। सही है। और एक और है सर, सुभाष जी मेरे को एक बात कहते हैं, आप कितना भी यत्न कर लो, एवरेज का नियम तो काम करता ही करता है सर। भी आप ये मत सोचो कि 100 के 100% लोग आपके पास, आप कितने भी जतन कर लो, फिर भी रेशा यही रहेगा, 10 में 1 या 20 में 1। लेकिन धीरे धीरे ठीक है। जैसे एक्सपीरियंस आपको बढ़ता जाएगा, वैसे ये रेशा, हाँ, जो औसत का नियम है, ये सुधरता जाता है। फिर 10 में 2 ये आने बिल्कुल लग जाते हैं, या 20 में 2 आने लग जाते हैं। ये सही एक है। प्रोसेस है। अगर उसमें पीछे वाले भी जो हमने कर दिए वो भी आने शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो बिल्कुल आएंगे, वो साल डेढ़ 2 साल का। वो सुभाष जी ने जो कल बात कही थी ना, 8 नंबर जूते वाली, मैं क्यों, आप वेट करिए, 8 नंबर का जूता बन जाता है उनका। पैर बन जाएगा 8 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है वो। सही है, सही है। अपना जूता 8 नंबर चलो। का, जब आपने डेमो दिया तो उनका पैर 6 नंबर का था। लेकिन आप हाँ हाँ, 5 6 महीने, साल डेढ़ साल वेट करिए, उनको इसमें प्रूफ बड़ा हो करके गया। दिखाइए अपने आप को। उनका पैर भी 8 नंबर का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन रहा है। ये सही है। रियल है, मतलब रियल है। मेरा मेरा पैर भी 8 नंबर का बन गया था। चलो, ये थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू सो मच। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्कार। नमस्ते। भूपेंद्र सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे तैसे करके तो हम बस मतलब मशीन ले ही लेते हैं, लेकिन उसके आगे हमारे को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब आज हमको स्टार्ट करना है, मैंने मशीन लिया मैंने, तो किस तरह से हमको स्टार्ट करना चाहिए? उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे मैंने लिया था सर, मैंने तो मन बना के लिया था, अभी बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना है तो हर एक व्यवसाय के अलग अलग नियम कायदे होते हैं सर। मैं जी। कपड़े की दुकान करता था तो उसके कायदे अलग थे, अब मैंने कैंगन करना है तो सर इसके कायदे अलग हैं, इसको सीखना पड़ेगा सर। तो मैं लगातार अपने अपलाइन के टच में रहा सुभाष जी के। और मशीन नहीं आई थी उससे पहले ही मैं जूम में आना स्टार्ट हो गया था। सुभाष जी ने कहा आप जूम में आओ, क्योंकि मन तो मैं बना चुका था। और क्या होता है सर, मैंने लगभग ऐसे मानो मशीन आने के बाद डेमो स्टार्ट किया, तो मैंने अपनी डेमो किट भी मंगवा ली थी। क्योंकि अस्तर शस्त्र जरूरी है सर, सर्जरी का सामान हो तो अपने सर्जरी कैसे करेंगे अगर अपने पास सर्जरी का सामान ही नहीं है। सही तो है, वो सही भी है। जरूरी है। मैं कई बार देख रहा हूँ भी, आज 2A 3A हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो अपलाइन के साथ जाते हैं डेमो देने, किट नहीं मंगवाई उन्होंने अभी तक। तो काफी चीजें हैं सर। मेरे ख्याल से है ना सर, ये जूम है ना, जूम जूम सब कुछ सिखा देती है, अगर आप ओपन माइंड होके 1 घंटा इसमें देते हो। इसमें जमीनी लेवल की बातें, छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है। ये तो हम्म। बिजनेस है सर, है बिजनेस नहीं है। आम जीवन में भी बहुत अपने सुधार आ जाता है इस जूम में। अगर जूम को डेली 1 घंटा अटेंड करता है तो। जूम भी अटेंड करता था सर, और सीखने की बड़ी कोशिश करता था। मेरे शॉप में एक एलईडी थी, तो एलईडी पे सारा दिन मेरा मनोज जी तिवारी और दीपक जी का डेमो ही चलता था। और मैंने जीवन का पहला डेमो भी खुद ही किया था घर पे ही। मतलब सुभाष जी ने मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब फिर हम्म। भी मैंने कम से कम यूज किया है सुभाष जी का फील्ड में। तो ये था। और कोई। सर, मैं अभी मैं कुछ ऐसा चीज देखता हूँ कि हम्म। जैसे क्या होता है कि हमारे को तो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी मिलता है, हम्म। लेकिन हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मतलब अगला आएगा बंदा तो हमारा डेमो होगा, नहीं आएगा तो हम कुछ मूव नहीं कर पाते हैं। मतलब वो बेसिक चीजों पे मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस चाहता था। अ, मैं आपका सवाल समझा नहीं, सॉरी, दोबारा पूछिए आप। जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शुरुआत किया उन्होंने, हम्म। और उनके लिए होता है कि चलो जिसके साथ शुरुआत किया उनके लिए 2 4 10 20 डेमो किया, लेकिन वो अपना किट लेके नहीं काम कर पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसे भी मिलेंगे सर अपने को। और उनका क्या है सर, डेमो भी खुद को ही करना पड़ेगा, और फॉलोअप भी अपने को ही करना पड़ेगा।
जब तक उनका माइंड सेट क्लियर नहीं हो जाता सर, तब तक अपने को ही करना पड़ेगा। अगर आप बिजी हो बहुत ज्यादा तो आप उनको छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आपके पास काम नहीं है और आप देख रहे हो भी वो खुद करे और आप घर पे फ्री बैठे हो, उससे तो अच्छा है उनके साथ आप जाके फील्ड में काम करो सर। मैंने किया है सर, मैंने मतलब डेमो भी अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी टीम के डेमो कर रहा हूँ और फॉलो अप भी कर रहा हूँ उनके, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है सर। कई बार क्या होता है सर, जो अपने साथ आया ना वो 5-10 लाख रुपए बिजनेस से कमा रहा है ऑलरेडी पहले ही, तो उसका ना चले तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन मेरा ना चले ना मेरे को फर्क पड़ता है सर। ये बिजनेस मेरा है। जब तक आपको ऐसे बंदे ना मिल जाए आप लगे रहो सर। अगर आप जैसे सुभाष जी से मेरी बात होती है इस बारे में, सुभाष जी कहते हैं भी अगर आपके पास है साइड में काम करने को, मतलब खुद की लिस्ट इतनी ज्यादा है, तो आप उनको भले ही छोड़ दो। लेकिन आप इसलिए नहीं जा रहे कि मैं तो नहीं जाऊंगा यार, 20 डेमो कर दिए उसके, मैं तो वो पैरों पे खड़ा ही नहीं हो रहा है, डेमो नहीं कर रहा है, खुद घर पे बैठा हूं, तो उससे अच्छा है यार उसके साथ करें डेमो, कोई बात नहीं। अच्छा सर एक और है, पार्ट टाइमर, सम टाइमर, ये जो मतलब पार्ट टाइम काम करते हैं सर्विस वाले, या कई हम्म, सम टाइमर है थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, ये कब फुल टाइमर बन जाए कभी पता नहीं चलता। कौन सा बंदा कब फुल टाइमर बन जाए। इसका उदाहरण है एक, सुभाष जी के साथ मैं रहा हूं तो मेरे को पता है, जोगिंदर जी कड़वासर है, कभी सोचा ही नहीं था वो बिजनेस में इतना बढ़िया तरीके से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी करोड़पति हैं। लेकिन आज शानदार 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 उनकी मतलब वो डेवलपमेंट हुआ है सर इसमें। तो ये आप हम्म, करते रहो। और जो जिनके पास किट नहीं है, हो सकता है इस जूम में भी हो, भाई डेमो किट ही नहीं मंगवाई उन्होंने, तो मैं एक छोटी सी हम्म, कहानी के साथ रिलेट करूंगा, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, छोटी सी है 2 मिनट की। एक कोई संत महात्मा थे सर, ठीक। और उनके पास एक पारस पत्थर था। पारस, पारस एक पत्थर होता है जिससे कोई भी लोहा चांदी कुछ भी लगाओ धातु, तो वो सोना हो जाता है। पारस एक पत्थर था, देखा नहीं मैंने, ये कहानी है। तो वो क्या अपने कोई चेले को दे गया, पारस भी आप 7-8 दिन रखो और मैं कोई तीर्थ यात्रा पे जाके आता हूँ। क्या जी क्या करूंगा इसके साथ, जो भी धातु आप लगाओगे लोहा, वो सोना हो जाएगा। तो संत जी तो चले गए तीर्थ पे। अब वो मेरे जैसा था, वो उसको लेके क्या ठीक है जी ये तो बढ़िया बात होगी, लेकिन वो गया बाजार में। अब बाजार में गया तो वहां उसने लोहे का रेट पूछा। अब लोहे का रेट उस टाइम था 40 रुपए मण, मण में 40 किलो आता है सर, मतलब 40 रुपए का 40 किलो था। तो वो कहता है उस दुकानदार को, यार बहुत महंगा है लोहा तो, मतलब कल तो मैंने ट्राई की थी तो 35 रुपए मण बोल रहा था, 35 रुपए का 40 किलो, आज तू 40 रुपए का 40 किलो एक मण बोल रहा है। तो वो वापस आ गया सर। अब वो दूसरे दिन मन बना के गया, उस उतनी देर में वो लोहा 42 रुपए प्रति मण हो गया, प्रति 40 किलो। अब वो क्या यार कल के रेट लगा दे, वो क्या कल के रेट कैसे लगा दूं भाई, ये तो 42 रुपए है। फिर वापस आ गया जी। वो दिल्ली जाता रहा और लोहा उस टाइम चढ़ता रहा, कभी 45 रुपए मण हो गया, कभी 50 रुपए मण हो गया, लेकिन वो खरीद नहीं पाया। वो कहे यार कल तो 45 रुपए बोल रहा था, आज तो 50 रुपए कर दिया। इस तरह से वो 7 दिन उसके बीत गए सर। अब क्या हुआ, संत जी वापस आ गए 7-8 दिन बाद। अब उसने देखा यार ये वैसे ही गरीब का गरीब ही पड़ा है, भाई इसने तो आज इतना सोना बना लेना था, तो जो जो इसकी 7 पुश्तें अगर बैठ के भी खाती ना तो भी नहीं खत्म होता। अब वो आते ही पूछा भाई क्या हुआ, तेरे को पार्स दे के गया था, तूने सोना नहीं बनाया उसका लोहा ला के। वो क्या गुरुजी आपको क्या पता है, मैं सोना तो बना लेता पर क्या करूं, लोहा ही बहुत महंगा हो रहा है। सही बताओ। बोल रहे हैं। अब उसको मूर्ख को ये पता नहीं कि लोहा कितना भी महंगा हो जाए सोने से तो महंगा नहीं होगा। इस तरह है कि मैं कामयाब तो हो जाता केंगन में, पर करूं क्या, ओआरपी मीटर ही 16,500 का है। मैं कामयाब तो हो जाऊं, मैं लाखों रुपए तो कमा लेता इससे, 5 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, पर करूं क्या मैं, ये मीटर 16,500 का है। ये जो पीएच इंडिकेटर आता है ये 450 की बोतल है, बताओ इतनी महंगी है। अब उसको ये पता नहीं कि तू 20,000 की किट है भाई, 20,000 की किट से तू 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने के भी कमाएगा। तो ये कहानी है सर, समझ में आ गया होगा सर। हाँ नहीं नहीं, अच्छा है सर, थैंक यू थैंक यू। तो उनके साथ काम करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना ही नहीं नहीं, मतलब काम तो अपना ही हो रहा है सर।
कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक आप उनको बेसिक सवाल पूछा मैंने, काम तो है, ठीक है। मैं करता हूँ, काम करता हूँ, फ्री हो तो उनके बेसिक साथ काम करता हूँ। सवालों को मैंने रखा था। और इसमें जो भूपेंद्र जी ने बात बोली थी, ये बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास आज जैसे कि दीपक सर है, तो इसका मतलब चॉइस है कि अगर कोई नया बंदा कहे कि सर मेरे साथ डेमो देने चलो, तो आवश्यकता नहीं है, बहुत लोग हैं। मगर कई बार स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि एक इंसान ऐसा है जो आपसे 100 डेमोस्ट्रेशन करवा सकता है। वहां पे या तो आपके पास साइड में और लोग हैं, साइड में नहीं है, इससे फिर अच्छा यही है कि आप उसके डेमोस्ट्रेशन करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। और क्या पता उसी के डेमोस्ट्रेशन से आपके पास एक बहुत महान इंसान का आना लिखा हो, किसको पता है इसके बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर जिंदगी के अंदर अगर किसी भी कामयाब आदमी के देखेंगे, तो उसके डायरेक्ट से ज्यादा तो इनडायरेक्ट है, वो कामयाब है ना। आज डैश सिक्स अपने यहाँ कौन है, डैश सिक्स अपने यहाँ जैसे मांजरेकर जी का ले लीजिए आप, डैश सिक्स मौके का। मांजरेकर जी के डाउन में इंडिया इंडिया में करीब 75-3 है। तो क्या ये 75-3 मांजरेकर जी थोड़ी लेके आए हैं, ये सारे तो आगे से आगे इनडायरेक्ट आए हुए लोग हैं। हो सकता है मांजरेकर जी जिनको लेके आए थे, मान लीजिए कि 50 लोगों को खुद लेके आए हो आज तक पिछले 10 सालों में, उन 50 में से हो सकता है 2 ही कामयाब हुए हों, 4 कामयाब हुए हों, बाकी 75 के 75 तो लोगों के जरिए आए हैं। तो इसीलिए बैठने से अच्छा है कि किसी के साथ में जाके डेमोस्ट्रेशन कीजिए, वहां पे डेप्थ में आपको वो इंसान मिल जाएगा जिसके हाथ में पार्स पत्थर आते ही वो मर्जी है ना, वो लोहे खरीदने से चूकेगा नहीं, वो लोहा तुरंत खरीद लेगा। उसके बाद में उसको मालूम है कि तेरे हाथ में पारस पत्थर आ गया है। तो इसीलिए डेप्थ टू डेप्थ हमें जाना चाहिए। हाँ, आपके पास इतनी ज्यादा संख्या में है कि आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे परिस्थितियां बदलती है। वरना परिस्थितियां ये कहती है कि आपको धन्यवाद दो यार, लोगों के पास तो डेमो वाले हैं नहीं, और कोई अगर डेमो करवा रहा है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर टाइम है तो 100% डेमो करना चाहिए उन लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी मन में आए क्वेश्चन रखो। नित्यानंद जी, ओम प्रकाश जी, जो भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो रखो आप। उपेंद्र सर बोलना था कि हम लोग सब लोगों को तो समझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अपने ही घर और परिवार के लोगों को समझा नहीं पाते कि ये बिजनेस इतना अच्छा है। उसका क्या हम लोग कैसे समझा पाएंगे उन लोग। वो तो सर सुभाष जी ज्यादा बढ़िया तरीके से समझाएंगे, क्योंकि हाँ, घर वाले सुभाष तो अभी मेरे भी नहीं आए हैं। घर वाले नहीं आए हैं, लेकिन घर वालों की मतलब अब इमेज बननी तो स्टार्ट होगी सर। थोड़ा बहुत अभी रुचि लेने लग गए हैं। लेकिन सुभाष जी के परिवार में आप देखो, इंद्र जी मंडा है उनके भाई हैं रियल, जो 2 साल बाद आ गए और जबरदस्त काम कर रहे हैं। इनके खुद के घर में आज 6 और 6 की लाइन लगी हुई है सर। तो इस प्रश्न का उत्तर तो सुभाष जी और ज्यादा बढ़िया तरीके से दे देंगे। इसकी प्रैक्टिकल बात वही है जो क्वेश्चन और आंसरिंग में भूपेंद्र भाई हम लोगों ने चर्चा की थी, नित्यानंद जी हम लोगों ने चर्चा की। तो किसी सज्जन ने ये क्वेश्चन किया था उस टाइम कि मैं अपने परिवार के लोगों को कैसे पॉजिटिव करूं। तो वहां पे मैंने उनका जवाब दिया था, वो ये था कि 2 तरीके हैं पॉजिटिव करने के। एक होता है शॉर्ट टाइम और एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म ये होता है कि आपके कहीं भी सेमिनार कोई बड़ा हो रहा है, आपको परिवार को लेके जाना पड़ेगा सर, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जब एक बड़े प्रोग्राम में आपका परिवार जाता है, तो जब वो बड़ा प्रोग्राम हमें चार्ज कर सकता है और हमारे से 3 लाख रुपए निकलवा लिए उस प्रोग्राम ने, तो उस परिवार ने तो पहले से दिए हुए हैं ना 3 लाख, उससे फिर से तो ले ही नहीं रहे हैं अपन लोग। तो जब वो परिवार उस प्रोग्राम में बैठता है और जब वो एक बड़ा प्रोग्राम अपनी आंखों से देखता है, तो उसको पहली बार ऐसा एहसास होता है कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा भाई शानदार काम कर रहा है, और जैसे इनको रिजल्ट मिला है इसको भी रिजल्ट मिलेगा। ये है एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में नहीं आता है, ये है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या आता है, लॉन्ग टर्म में आता है आपका रिजल्ट। जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद चाहे कोई कहीं नहीं गया है, घर बैठा बैठा ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि घर में पैसा खूब आ रहा है। आपके नौकरी पे जाते हैं क्या परिवार वाले, बाकी हमारे यहाँ नहीं जाते।
जिसकी लगी हुई है वही जाता है ड्यूटी बजाने। तो मगर घर वाले सारे पॉजिटिव है, मेरा बच्चा नौकरी कर रहा है, मेरा बच्चा टीचर है, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो है, ठीक है। जबकि ड्यूटी पे घर वाले थोड़ी जा रहे हैं, मगर पॉजिटिव है। कारण की कामयाबी, वजह है कामयाबी। अपने यहाँ पे चूंकि कोई नौकरी तो है नहीं, स्टार्टिंग का 1 से 2 साल आप और हमारा संघर्ष में बीतना है। शुरू के 1 से 2 साल आप और हमें जी तोड़ मेहनत भी करनी है, घर वालों को भी पॉजिटिव रखना है। घर वाले बोलेंगे कि ये क्या धंधा कर लिया है, पैसा कमाने की बजाय मेरे से ही मांग रहे हो कि आज 10,000 दे दो, तेल डलवाना है, मेरा प्रोग्राम है, वहां लोगों की टिकटें कटवानी है। इसका मतलब पहला बिजनेस है जहां पे काम करने के बाद में भी घर से पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे हालात में एक प्रोग्राम इवेंट ही मात्र ऐसा रास्ता है जहां से आप अपने घर वालों में कभी 6 महीने का, कभी 4 महीने का रिचार्ज करवा लिया, टॉप अप करवा लिया। 3-4 ये छोटा टॉप अप करवाएंगे 2 साल में, इतने में आपके पास एक बड़ी कामयाबी आ चुकी होगी, आप पोस्ट पेड बन चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उसके बाद तो सारा टाइम जिंदगी में लाइफ टाइम मस्ती है। यही एक तरीका है नित्यानंद जी। अक्सर हम लोग प्रोग्रामों में लेके नहीं जाते, उसकी सजा फिर हमें घर पे मिलती है। उससे बचना है तो कम से कम 6 महीने में, 7 महीने में एक बड़ा प्रोग्राम परिवार को दिखा दो, ताकि उस रिजल्ट तक पहुंचना आसान हो जाए। और कई बार हम जिंदगी में सिर्फ बाहर ही देखते रहते हैं कि वो डैश खरीदेगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य भी आपको डैश खरीदे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो उन्होंने किसी को बात की, वो कहाँ कहाँ रोज बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, अपने को थोड़ी पता होता है। तो कई बार ऐसी जगह बात हो जाती है कि जी मेरे वाले ने काम किया है, वो तो लाजवाब है। अब हो सकता है आप सिर्फ एक ज्वाइनिंग के पीछे भाग रहे हो और किसी ने घर बैठे उसका बंदोबस्त कर दिया, और वो गलती से वही बंदा है जिसने आपकी लाइफ बदल देनी है। तो पता नहीं चलता कई बार कहाँ से कौन सा बंदा आपकी लाइफ में आ जाएगा। मैं श्याम जी को लेता हूं पहले, ठीक है। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मान के चलिए कि जो भी टीम है XYZ, और मैं अपने नए टीम के साथ काम कर रहा हूं, तो जब मैं नए लोगों के साथ, मैं नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब डेमो देने के लिए जाता हूं, तो डेमो भी मैं वहां डेमो दे लेता हूं। डेमो देने के बाद सर मान के चलिए कि अगला व्यक्ति के पास मेरी वैल्यू तो उतना नहीं बनेगी। एक बार में पैसा निकलता नहीं है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8, 10 बार, 12 बार फॉलो अप करना पड़ता है। तो उस स्थिति में वो बंदा जो मेरे साथ जो करवा देता है, लेकिन सर उसको फॉलो अप कैसे किया जाए, थोड़ा इसके विषय में बताएंगे क्या? इसमें सर जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ सर, जैसे मेरे को लगता है भी नई ज्वाइनिंग है, इसकी जानकारी पे मैं काम कर रहा हूँ, जी तो सर। सारी कमान मैं खुद ही संभालता हूँ। इसमें मैं खुद उसके नंबर लेके आता हूँ, और एज ए फ्रेंड का या कैसे भी मैं उससे मतलब अटैच होके आता हूँ मैं, कि कल को वो मैं अगर सीधा भी हाँ जाऊं तो असहज महसूस ना करे। तो फॉलोअप भी मैं खुद ही ओके। करता हूँ अभी तक, तो जब तक वो अ, जो नया लेकिन सर डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसा बहुत जैसे सर मैं एक बात बताऊं, हाँ सर, हाँ सर। मैं जब जोधपुर जाता तो हूँ ना, जोधपुर जी जाता सर। हूँ तो क्या करता हूँ, पहले दिन डेमो दिखा के आता हूँ, एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन मतलब 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद मैं खुद जाके एक फॉलोअप करके आता हूँ, ठीक है सर। और उसके बाद में उसका नंबर, हम्म। मेरे नंबर मोबाइल में एक और चीज है सर, अगर डेमो आप दिखाते हो ना सर, तो आप हीरो हो, और आप नंबर इजीली ले सकते हो उससे, कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर दे देता है अपनी। तो फिर फॉलोअप का ये है, जैसे मैंने उसको फॉलोअप ग्रुप में डाल देता हूँ सर, मैं हाँ सर, हाँ। फॉलोअप ग्रुप में डाल देता हूँ, उसमें हफ्ते में 1 या 2 मैसेज, मशीन लग रही है उस इलाके में तो वो तो प्रायोरिटी से उसको भेजता हूँ, भी आपके इलाके में ये मशीन लगी है, इनके घर लगी है, इन्होंने अपना परिवार सिक्योर कर लिया आने वाली बीमारियों से सर। उसके बाद में कोई टेस्टिमोनियल है उस एरिया का हो तो प्रॉपर वो भेजते हैं, नहीं तो हफ्ते में 2 मैसेज मैं जरूर डालता हूँ सर। यही मेरा फॉलोअप है। और व्हाट्सएप पे भी उनको मतलब कई बार क्या होता है सर, अपने लाइन बांध देते हैं मैसेजों की, टेस्टिमोनियल मशीन, टेस्टिमोनियल मशीन। उसके बीच बीच में मैंने सुभाष मंडा जी से सीखा है कि वो पर्सनल चैटिंग भी कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं पर्सनल, या कोई और भी बात कर लेते हैं, तो उनसे चैट का भी आदान प्रदान होता रहता है। असल में सर अपने रिलेशन बनाए, मतलब ये ना हो कि वो अपने जाते ही उसका
तेवर बदल जाए, इरिटेट हो जाए, ऐसा नहीं है। मैं लगभग यही करता हूँ, संबंध बढ़िया बना के आता हूँ। और अगर नजदीक हो ना सर, तो कई बार बिना मशीन के भी चला जाता हूँ फॉलो अप करने, मशीन की बात नहीं करता, वैसे ही उनके काम धंधे या वैसे ही गप्पे मार के आ जाता हूँ सर। अगर नजदीक है, जैसे मेरे रूट में है कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दबाजी नहीं करता ज्वाइन कराने की। ये सर। इसमें श्याम जी एक चीज है जो भूपेंद्र जी ने बताई, ठीक है। आप जब भी 20 डेमो, या ये सारों के लिए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन सबके लिए पूछा गया है, ठीक है। श्याम जी ने तो क्वेश्चन पूछा है मगर जवाब सबके लिए है ये। इसमें ये है कि सबसे पहले जब आप हम लोग डेमोस्ट्रेशन देते हैं, तो आपको तो चूंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत लोगों से मिल चुके हो, तो जब 20 लोगों से मिलते हो आप, डेमोस्ट्रेशन मान लीजिए कि भूपेंद्र जी ने दिलवाया, और भूपेंद्र जी मान लीजिए कि इतने सीरियस नहीं है, और वो फॉलो अप और वो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, यूं समझ लीजिए एक बार। अगर 20 डेमोस्ट्रेशन भूपेंद्र जी ने दिलवाए हैं मेरे से, तो पहली बात तो इतना तो मैं काम करके सीख चुका हूं कि इन 20 में से जिनके हर हालत में मुझे टच में रहना चाहिए, ये लोग मशीन भी लेंगे और ये आगे बिजनेस भी करेंगे। तो वहां से क्या होगा, एक आइडिया आ जाता है हमारे को, श्याम जी, कि यार इन इन लोगों में दम है। जिन जिन लोगों में भी आपको दम लगे, जो आप है, वो किसी को भी डेमो देंगे, तो आप ये इजीली पता चल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस आ चुका है आपको। और अब उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए, अगर 100 डेमोस्ट्रेशन दिए हैं तो 15 या 20 लोग ही निकलेंगे बस उसमें से, बाकी नहीं निकलने वाले हैं। उन 15 या 20 लोगों के हर हालत में टच आप रहिए, उनको मत छोड़िए, जिन्होंने भी दिलवाए थे ये, किसी के 5 है, किसी के 7 हैं, उन सबके आप रहिए। अब आता है कि आपने एक ग्रुप तो ऐसा बना लिया कि चलो उनको जोड़ लिया उसमें, वहां पे आपने उनको बोल भी दिया कि सर आपसे मिलके अच्छा लगा, और मैं कभी कभी आपसे शेयर कर लूंगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। जब हम ऐसा बोलते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो 100%, ये 99 ही नहीं है, 100% वो सामने वाला कभी नहीं कहता कि मुझे बुरा लगेगा। मगर सिर्फ जैसे कि एक बात आई अभी बीच में कि इतने मैसेज नहीं करने हैं कि वो बंदा अपने से परेशान हो जाए। दूसरा, चूंकि वो इंसान आपका नहीं है, किसी और का था, आपका नहीं है, इस फेज में आप उसको अपना बनाइए। और आप अपना उसको कैंगन मशीन के जरिए नहीं बना सकते, आप अपने व्यवहार की वजह से उसको अपना बनाएंगे। तो वहां पे कुछ अच्छे मैसेज, कुछ अच्छे वीडियो जिनका कैंगन से लेना देना नहीं था, लाइफ से संबंधित कोई थे, ये कोई अच्छा जो भी आपको लगा लाइफ में, कैंगन को छोड़ के वो भेज दिया, प्रॉपर उनका नाम लिख के उनसे हाय हेलो नमस्कार कर लिया। वरना क्या होता है कि एक ग्रुप भर जाता है 250-300 लोगों का, मगर वो 250-300 में से सिर्फ 30 लोग ऐसे होते हैं जिनके रियल में टच रहने की जरूरत है। उन 30 को आप अलग से ट्रीट कीजिए, नाम लेके, बकायदा मैसेज लिख के, ताकि उनको लगे कि यार जो मिलवा के गया था ना, मेरे वाले दोस्त में तो दम नहीं है, मगर यार श्याम नाम का एक बहुत अच्छा इंसान दे गया मेरी लाइफ में। ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ जिंदगी में, नहीं कर रहे होते, बिजनेस नहीं कर रहे होते, तो हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि उस बंदे की बदौलत मेरे इंसान, वो एक बड़ा अच्छा इंसान लाइफ में आया। मगर अब जैसे बिजनेस आ जाता है, सारा कुछ घूम फिर के सिर्फ उस बंदे में हमें एक बिजनेस नजर आ रहा है, बाकी कोई चीजें नजर नहीं आती, और यहीं पे हम गलत हो जाते हैं। हम लोग उस इंसान के मार्फत, जिसको आप फॉलोअप बोलते हैं, यूं मान लीजिए कि यार दोस्ती का फॉलोअप कर रहे हैं उसके साथ, जिंदगी में दोस्त बनना है इसका, और सबसे अच्छे वाला दोस्त बन के दिखाना है इसकी लाइफ में, कम से कम ज्यादा नहीं तो इसके टॉप 3 में तो आ ही जाए, ऐसा दोस्त बन जाऊं मैं इसका। ये सोच के अगर उसके दोस्त बन गए हैं, तो आगे का आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, वो आपके बिजनेस में नजर आने वाला है। सही है सर, किसी कैंगल में तो फॉलोअप की कमी है ही जरूरत नहीं नहीं। है, वो आपके साथ खड़ा मिलेगा आपको। अभी प्रोडक्ट में तो कमी है ही नहीं। हाँ। अब और आपसे वो पीछा नहीं छुड़ाएगा, क्योंकि आपने कैंगन की बजाय उसका दिल जीत लिया। अब आप अगर उस शहर से निकल रहे हो, अगर आपने मैसेज भी डाल दिया, भूपेंद्र भाई कैसे हो, आपकी सिटी से निकलूंगा आज, वो कहेगा भाई साहब घर पे मिले बगैर मत जाना। अब मिलोगे बैठोगे तो फिर बातें तो वही होगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगा मामला, सेम का सेम ही फिर से स्टार्ट हो जाना आप लोगों का, कि यार कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, जो आप मेरे को बता के गए थे कि यार भाई साहब शानदार चल रहा है, अब तक ये हो गया वो हो गया।
तो इसका मतलब वो रुचि ले रहा है अपने आप ही फिर आप में, और वो दोस्त है तो वो चाहता है कि आपका बिजनेस बढ़े हमेशा, क्योंकि वो आपका दोस्त बन चुका है। आप वहां से वो सही। बंदा आपके साथ आ जाएगा। 1000 लोगों को जब आप इस प्रकार से लोगों के जरिए डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं ना, तो 100 से ज्यादा ऐसे लोग नहीं होते जिनको रियल में टच में रहने की जरूरत है आपको। कहने को वो 1000 है मगर रियल में 100 है, और आपको तो 100 चाहिए ही नहीं, 5 15 20 चाहिए। इतने में डैश 3 डैश 4 सब कुछ हो लेगा। ओम जी, क्वेश्चन रखिएगा भूपेंद्र जी से। सर थैंक यू सर। सॉरी मैं लेट से जुड़ा, कहीं बारिश में फंस गया था आते आते, फिर आते भागते ऑन किया। तो कुछ क्वेश्चंस लिखा था भूपेंद्र सर से, पहली बार इंटरेक्ट हो रहा हूँ तो। और ये क्वेश्चन आई थिंक सबके लिए होगा। 3 4 क्वेश्चंस लिखा हूँ मैं। जैसे मैं हम लोग नया टीम को ज्वाइन करते हैं सर, तो जब मशीन लेने के बाद जब उनको बोलते हैं कि सर आप कुछ लिस्ट बनाइए ताकि हम चले उसके साथ काम करें, डेमो करें, तो वो लोग फिर वो छाटम छाट करने लगते हैं कि वो नहीं ले सकता है, ये नहीं ले सकता है। हम लोग बहुत समझाते हैं कि सर आप खाली लिस्ट निकालिए, बाकी काम हम देखेंगे, फिर भी थोड़ा सा इसी में रह जाते हैं। तो वैसे कैसे उन लोगों को स्टार्ट किया जाए, वो नए लोग जो लिस्ट छाटम छाट करते हैं, ये ले सकता है वो नहीं ले सकता है, प्री जज करने लगते हैं। तो नए लोगों के लेकर के ज्यादा उनको ये भी नहीं कर सकते, नए रहते हैं। और कभी क्या होता है अपने लेवल से थोड़ा ऊपर है, आ तो गए मशीन के दम पे, थोड़ा मशीन बिजनेस भी करने का प्लान है, बट हैंडल नहीं हो रहा है लिस्ट निकालने में कि ये नहीं ले सकता। उनको कैसे किया जाए स्टार्ट। देखो सर, इसमें मैं कोई ज्यादा वैसे टेंशन तो नहीं लेता, जो वो मिलाते हैं ना उनसे ही मिलता हूँ, क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं है भाई वो काट छांट करते गए। अपने को तो जैसे गए उनके पास, मैं है एक हमारे मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, 10 15 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन जा जा के अभी वो फोरे होने वाले हैं। तो वो लिस्ट ही देते थे मेरे को, या जाके कभी कभी डेमो भी करवा देते थे, लेकिन फॉलोअप मैं ही करता था उनका। तो अब जैसे भी वो मिलाते हैं सर, आप मिलते रहिए, धीरे धीरे उनको भी समझ आ जाएगा। धीरे धीरे अगर अपने बातों बातों में कहते हैं ना, जैसे आप उनको ये कह सकते हो कि सर मैं पहले प्री जज किया करता था, मैं भी प्री जज किया करता था, लेकिन मेरी आंखें खुल गई कि जिसको मैंने रिजेक्ट मारा था ना, उसने किसी और से मशीन ले ली। मतलब मैंने सोचा उसने वो मशीन नहीं ले सकता, लेकिन उसने किसी और से मशीन ले ली। उसके बाद में मैंने प्री जज करना छोड़ दिया। तो ये है सर, डेमो तो उनके हिसाब से ही करना पड़ेगा जो वो लिस्ट देंगे। अगर वो साथ जाएं तो बहुत बढ़िया है। और अगर आप जैसे, मैंने तो ऐसा किया है सर, वो फोरे होने वाले हैं, उनके डेमो भी खुद किए हैं, और उनके फॉलोअप भी खुद किए हैं। जो जो वो मिला रहे हैं उनसे मिल रहा हूँ। और बस यही है सर, ज्यादा कुछ तो नहीं है। बाकी सुभाष जी बताएंगे इस बारे में। एक्चुअल में ये था कि मेरा नेट चला गया था, तो ये क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया, आपका उत्तर सुन पाया हूँ। तो प्रॉपर क्वेश्चन मेरे को पता नहीं था कि ये क्या था। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि जब न्यू ज्वाइनिंग आती है और उनको कहते हैं भाई आप अपनी लिस्ट बनाओ, तो वो काट छांट करके लिस्ट बनाते हैं भाई, प्री जज करते हैं भाई ये लेगा ये नहीं लेगा, इसको डेमो दिखाना है इसको नहीं दिखाना। मेरा ये जवाब था भी, मैं जैसे वो लिस्ट देते हैं उन पे काम करना होता है हाँ, पहले जब पहले। आपका जवाब तो धीरे मैंने सुन धीरे। लिया था, बस क्वेश्चन नहीं सुना था मैंने। जवाब तो पूरा सुन लिया था मैंने। हाँ सर। बस ये सही जवाब है अपने आप में ओम जी की। आप अपने अनुभव स्टोरी शेयर कर दीजिए वहां पे हाँ। कि मेरा एक पड़ोसी था, कर्जे में हुआ करता था। मैंने सोचा भी जीवन में ये तो लेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरा पड़ोसी है, और जमीन बेच के तो इसको कर्जा उतारना पड़ेगा, तो ये मशीन कहाँ से लेगा। मगर मेरा तो उस दिन दिमाग खराब हो गया जब कोई और उसको आके मशीन दे गया। तब क्या होगा कि उस बंदे को आपने स्टोरी के जरिए वहां तक ले गए जहां तक आप उसको पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर वो कीजिए आप। तो ये सही तरीका है, कांट छांट मत करने दीजिए। लिस्ट पता ही नहीं है कौन सा इंसान आपको क्या दे जाए। दीपक सर को वो बंदा इस बिजनेस में लेके आया जिस बंदे ने आज तक मशीन नहीं खरीदी है।
और ये बात दीपक सर कई बार बता चुके हैं। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, खान साहब जिन्होंने पहली बार दीपक सर से चर्चा की थी कि यार यूं करके एक मशीन आई है, उन्होंने आज तक मशीन नहीं ली है, 8 साल हो गए हैं, और दीपक जी -3 हो गए, यानी जिन्होंने बताया था। इसका मतलब आप किसी की भी अगर लिस्ट बनवाते हो, ठीक है, किसी ने नाम लिखा है जावेद खान साहब, जावेद खान ठीक है, सर, हाँ। मैं कंफर्म नहीं हूँ। हाँ, किसी ने नाम लिखा है जावेद खान साहब, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे याद नहीं आ रहा है वो नाम क्या है खान साहब का। अगर यही नाम सही है तो ये मान लीजिएगा आप, ठीक है। मगर यानी कि आप सोचिए, आप आपके जीवन में एक ऐसा बंदा है, आपने सोचा ये इंसान तो कभी नहीं लेगा मशीन, ये तो बिल्कुल ही गरीब है, साइकिल पे घूमता है, बाइक भी नहीं है इसके पास। मगर वो एक इंसान आपको दीपक जी सौंप जाए तो कैसा लगेगा आपको? मगर इसके लिए उसको भी पहले बताना पड़ेगा, ताकि वो किसी ऐसे आदमी को जाके जिंदगी में बता के आए और आपके पास ले आए। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिंदगी में हर किसी को बताना चाहिए। और जब आग एक ऐसी चीज है, इसका पता नहीं चलता सर, उसका पैसे से लेना देना नहीं है। अगर ड्रीमर है बंदा, आग है अंदर, तो वो बंदा काम कर जाता है। दूसरा, अभी जो एक भूपेंद्र जी ने चर्चा और कही कि वो कोई सज्जन है जिनके की डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं और वो अब फोरे बनने वाले हैं, ओके, हो सकता है उनके जरिए एक बहुत बड़ा फायर मिल जाए भूपेंद्र जी को उन्हीं के डाउन में। मगर माध्यम वही बनेंगे, क्योंकि उनके जानकारों को भूपेंद्र जी तो नहीं जानते, उनके दोस्तों को भूपेंद्र जी तो नहीं जानते। अब अगर भूपेंद्र जी ये रट लगा दें कि मैं तो तभी मिलूंगा जब आप ऐसा करो। आज भूपेंद्र जी ने क्या बोला कि जब बिजनेस मेरा है तो बात खत्म हो गई, फिर किसी के जरिए मिलने से क्या हर्ज है। और हो सकता है वो एक ऐसा इंसान आपके जीवन में दे जाए, वारे न्यारे हो बिल्कुल जाए। वो तो बिल्कुल किसी न बिल्कुल किसी दिए के हैं सर। जरिए कोई न कोई महान आदमी आएगा। बिल्कुल दिए हैं सर। खुद की लिस्ट तो सीमित ही होती है सर, 6 से अपनी खुद की लिस्ट पे तो बन ही नहीं सकते सर, टीम की थैंक लिस्ट यू ही सर। बनानी पड़ेगी। आह, बहुत बढ़िया जवाब रहा। एक आधा और क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन एक और क्वेश्चन है जो ज्यादातर हम लोग के साथ आता है, आई थिंक सब लोगों के साथ आता है। टीम टीम को हैंडल कैसे करें? टीम में भी क्या होती है, फ्लेक्चुअल होता है, कभी उठना, कभी सोना, कभी उठना। और कभी वो क्या होता है, बच्चों की तरह रूठ जाना, फिर मनाना। आई थिंक ये सब लोग फेस कर रहा होगा। तो कभी एक आदमी खुश होता है, कभी एक नाराज होता है, कभी एक उठता है, कभी एक सोता है। और एक्चुअली सब कुछ क्लियर है, उसको मालूम है कैंगन क्या है, बिजनेस क्या है, इसके फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है इसमें। सब कुछ होने के बाद भी क्या होता है, कभी कभी कोई कोई ऐसी बातें हो जाती है जिससे वो लोग ये हो जाता है। तो टीम को हैंडल ओवरऑल, मेरा यही मानना है कि टीम को हैंडल कैसे आप कैसे करते हैं सर? क्योंकि आपका भी 6 से हुआ, तो आई थिंक जैसे कल बात हो रहा 250 लोगों का टीम हो चुका होगा। तो हाँ, 180 प्लस है सर। 180 प्लस है। तो इसमें कैसे आपके साथ भी कभी कभी आता होगा, सिचुएशन नहीं ऐसा आता बना है होगा सर या सुभाष सर के ये साथ? नहीं नहीं, ये तो पार्ट है, पार्ट ये इस बिजनेस का ही पार्ट है सर। कोई भी धंधा है सर, इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। कभी कोई रूठता रहता है, कभी मानता रहता है, बस ये है सर। एक तो ये है कि अ, मैं खुद चलता रहता हूँ और अपने खुद को चलता रहना अपने खुद चलते रहे इस बिजनेस में। हाँ, किसी के साथ बेईमानी फ्रॉड वगैरह ना करें, वो एक ध्यान रखना होता है। उसके अलावा ईमानदारी से काम करते रहें। और कोई मतभेद है तो बैठ के सुलझा लेना चाहिए सर। उसके बाद में भी कोई ना माने तो वो उसकी इच्छा है, भाई आप अपना काम करो, कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक वो सुधार की गुंजाइश हो तो करनी चाहिए सर। बाकी ये सभी के साथ होता है। अभी आपको लगता होगा ये मेरे साथ ज्यादा हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ मेरे साथ ज्यादा हो रहा है। यहाँ जो भी बैठा है वो ये सोच रहा होगा अभी मेरे साथ ये टीम में ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये सभी के साथ ही होता है मेरे ख्याल से। तो बस आप ईमानदारी से काम करते रहें, कोई चले ना चले, आप उनको चलते हुए दिखने चाहिए सर। सुभाष जी मेरे को बात कहते थे, कई बार टीम में कोई सेमिनार में नहीं जाता था, लेकिन सुभाष मंडा वहां जाता था और वहां से वो पिक भेजता था, भाई मैं प्रोग्राम में पहुंच गया। तो ये बात है, मैं अपनी जो एक्टिविटी है वो टीम में शेयर करता रहता हूँ सर। है ना, रखिए ईमानदारी, बस किसी के साथ फ्रॉड ना करें, ईमानदारी से चलते रहें। बाकी सुभाष जी ज्यादा बताएंगे इस बारे में। नहीं, आज सुभाष जी का बताने के लिए प्रोग्राम थोड़ी लिया सही है सर। है।
सही है सर। आज तो आपके लिए ही ईमानदारी है। से सर ईमानदारी से काम करते रहे सर। ये उतार चढ़ाव आते हैं, ये तो एक बिजनेस का मेरे ख्याल से एक हिस्सा ही है, सभी के साथ ही हो रहा है। मैं मान रहा हूँ। बिजनेस बिजनेस का हिस्सा नहीं है, ये जिंदगी में भी होता है। हाँ, जिंदगी का मान लो ये। आपके दादा के लेवल पे कितनी संतान थी, परदादा के लेवल पे कितनी संतान थी, वहां से उस वट वृक्ष को खोल लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आज काउंट कीजिए कि हम 50 लोग हैं टोटल या 100 लोग हो चुके हैं। भी परदादा के 2 भाई थे, दादा थे, वो उनके 2 थे, हमारे 2 थे। यूं करके जब आप नीचे तक अपने लेवल तक आप रमाएंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग टोटल है वो आज की तारीख में 50 अलग अलग हो गए, ठीक है। अब आप उन 50 में जाके देखिए कि क्या सबके साथ आपकी बनती है। अब क्योंकि इसको अपन फील नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये 100 साल में घटित हुआ है, परदादा से दादा, फादर। मगर यहाँ पे एक ही साल के अंदर अंदर आप परदादा वाले नेट को क्रॉस कर गए, आपका 50, 100, 150 लोगों का नेट हो चुका है, यानी परिवार बड़ा हो चुका है। तो उस प्रकार के मतभेद यहाँ पे आने भी स्वाभाविक है। ये बिजनेस परिवार से अलग नहीं है। और मैं तो हर बार ये बोलता हूं कि जब भी यहाँ पे कुछ लगे तो आप अपने परिवार की तरफ देख ले, कि वहां पे भाई के साथ मतभेद हो जाते हैं, कई बार मिसेज के साथ मतभेद हो जाते हैं। मैं मेरे जीवन में कई ऐसे लोगों के साथ मिला हूं जिनको 4-4 साल हो गए अपने पिताजी से बात किए हुए। इसका मतलब मतभेद है, तभी तो हुए नहीं है ना। तो यहाँ पे भी अलग थोड़ी है फिर मामला, यहाँ पे भी होंगे लाइफ में। मगर बस एक चीज मन में रखिए कि वहां पे पिताजी के साथ मतभेद होते हुए भी अगर पिताजी के बारे में आप बुरा सोचते हैं, मिसेज के साथ आज शाम को कोई खटपट हो गई और मिसेज के बारे में बुरा सोचते हैं, बेटे के साथ कोई खटपट हो गई और बेटे के बारे में बुरा सोचते हैं, क्या सोचते हैं ऐसा? नहीं सोचते। नहीं सोचते सर। तो यहाँ पे भी अगर कभी इस प्रकार के मतभेद हो तो बुरा मत सोचिए। अगर बुरा नहीं सोचेंगे तो एक दिन वो वापस आता है लाइफ में, कि जब आप सारे के सारे वापस है वो एक हो जाते हो। बहुत अलग अलग जगह देखा है, आप लोगों ने देखा होगा दुनिया के अंदर जिनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, वो भी वापस एक हो जाते हैं। और अक्सर उनके चक्कर में जो लोग लड़ पड़ते हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो मेन लोग लड़ाई करते हैं वो एक हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी जीवन में होता है। तो बस इतना है कि इस प्रकार से अपनी तरफ से अगर हम सही रहते हैं तो जीवन में फिर से जैसे कि कभी साथ थे फिर अलग हो गए तो फिर साथ हो जाएंगे। ये सर्किल है और ये चलता रहेगा लाइफ टाइम। तो चिंता मत कीजिए, लगे रहिए, ईमानदारी से लगे रहिए। सारे एक दिन ऐसा है कि वापस साथ भी हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी, आप जब किसी से दूर होते हो तो वो आखिरी नहीं होता है, आखिरी उस दिन होता है कि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं। उससे पहले जब आप वापस साथ आ जाते हो तो इसका मतलब एक बीच का पड़ाव था, जब आप दूर हुए थे वापस आप साथ आ लिए। नदी थी, पहाड़ से चली थी, कई मार्ग बदलती हुई वापस समंदर में पहुंच गई, एक होली वापस, तो वापस एक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही था सर, वो भूपेंद्र जी को बोल दो आप तो मैथ दिलाते बच्चों को। हो क्या सकता है कह 2 रहे दिलवा दी हो, किसको पता है। क्या कह रहे हैं? कह कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी को कह दो अब भैंस दिलवा दे बच्चों को फिर से। वो हो सकता है 2 दिलवा दी हो, अपने को क्या पता है। वो तो सर पेमेंट अब ठीक है इतनी सर। आ रही है कि महीने की 2 ले लो वाली। ठीक है। सर हाँ ओम जी। मशीन मशीन है ना, मशीन आने की बात तो वो थी कहानी, लेकिन उसके बाद में भी बहुत बार तंगी आई जब ज्वाइनिंग नहीं आती थी, 2-2 3-3 महीने, तब भी मतलब डीजल के लिए भी तंग थे सर। कभी किसी से 10,000 पकड़ा, कभी 5,000 पकड़ा, ये भी हुआ है मेरे साथ। लेकिन उन परिस्थितियों से भी मैं चलता रहा, रुका नहीं मैं। ओम प्रकाश जी कुछ क्वेश्चन सर, पूछना चाहते हैं नेक्स्ट? भूपेंद्र सर, एक चीज क्वेश्चन आते रहता है बीच बीच में कि ये हाँ सर। मशीन में कमीशन बहुत है इसलिए आप लोग बिजनेस करते हो और हम लोग से ज्यादा पैसा ले लेते हो। मार्केट का एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, तो इस पर क्या जवाब देते हैं? सर इस पे मैं यही जवाब देता हूँ भी, आपके घर में ऐसा कोई सामान है जो बिना कमीशन बटे हुए आया हो? मतलब क्या है, मैं खुद का उदाहरण देता हूँ सर। क्योंकि वो मेरे सामने जो बैठा होता है वो कपड़े पहन के बैठा होता है, और मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, तो मैं सीधा ही कहता हूँ आपने जो टी शर्ट पहन रखी है वो आप 500 की लाए हो,
अगर आप मेरे से लेते हो तो मैं 500 की लगाता, आप कहते भी कम कर लो तो मैं कहता हूँ 20 रुपए बच रहे हैं जी, इसमें आप क्या कम कराओगे, तो आप भी कहते 20 रुपए तो कमा लो, अच्छी बात है, 20 रुपए तो कमाने ही है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो टी शर्ट 200 की लाके आपको 500 की दी है मैंने, यानी 300 रुपए तो मैं ही कमा रहा हूं। और मैं जिस चैन से ला रहा हूँ, होलसेलर है, उसके बाद और ऊपर बैठा है और ऊपर बैठा है, तो जो टी शर्ट आपने 500 की पहन रखी है उसने उसका फैक्ट्री रेट 100 या 150 रुपए है मुश्किल से। लेकिन वो हाइड है क्योंकि वो आपको पता नहीं है। आप जो मोबाइल है, मैं बताता हूँ, मेरा भतीजा सैमसंग में है नोएडा में, जहाँ 1.5 लाख मोबाइल बनता है, तो वो कहता है कि अंकल 10 से 15 हजार रुपए कॉस्टिंग का सैमसंग का मोबाइल आपके पास 40 हजार से कम पहुंचता ही नहीं है। लेकिन वो अपने को पता नहीं है। लेकिन यहाँ इसकी आप कमजोरी कर लो या खासियत कर लो कि हम पहले बता देते हैं कि इसमें इतना इतना पैसा बढ़ता है। इसमें तो सिर्फ 38% पैसा बढ़ता है सर, जबकि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग 20 से 30% ही होती है। 60 से 70% पैसा, मतलब मतलब 100 150% मार्जिन। अगर 40 रुपए की चीज 80 रुपए में बिकती है तो इसका मतलब 100% मार्जिन लेके वो ग्राहक के पास पहुंची है। और मैं आपको बताता हूँ, जो कपड़े का काम है, मैं 100 रुपए मीटर भी किसी को कपड़ा देता था तो वो मेरे ज्यादा से ज्यादा 55 या 60 रुपए मीटर मेरी परचेजिंग होती थी। लेकिन वहां वो रोते ही रहते हैं। और अगर वो कमाते नहीं तो 5-5 हजार करोड़ की जो शादियां हो रही हैं वो किससे हो रही हैं उनकी। यानी वो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं लेकिन वो हाइड है, वो पता नहीं है हमें। लेकिन ये प्रोडक्ट है, इसमें आपको पहले बता देते हैं कि इसमें 8 यूनिट प्लान है। दूसरी बात, आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आया है, क्या आपकी कोई ऐसी चीज है भी आप उस प्रोडक्ट से कमा सकते हो? बहुत से प्रोडक्ट आपने बिकवाए हैं लोगों के। आपने घर बनाना है तो ईंटें उस भट्टे से लानी है, सीमेंट ये यूज करनी है, इस ये लाना है, आपने रिकमेंड करते हैं समाज में। लेकिन ये पहला प्रोडक्ट है सर जिसको आपको रिकमेंड करने के पैसे भी आएंगे। बताओ क्या बुरा है इसमें? बहुत सही सर, बहुत सही। तो बहुत चीजें हैं सर। मैं सीधा ही कहता हूँ सर, आपके घर में कौन सी ऐसी चीज है जो आप फैक्ट्री रेट पे लाए हो? एक भी चीज बता दो। और आपको पता है सर, 20 से 30% कॉस्टिंग की चीज, 20 से 30 रुपए बनी हुई चीज 100 रुपए के कस्टमर के पास पहुंचती है। ये अच्छा, एक और है सर। सबसे पहले तो आप उसको ये कह दो कि पहले मैं भी यही सोचता था, आधा प्रेशर तो उसका वैसे ही मर जाएगा सर। सबसे पहले तो एग्री कर लो उसके ऑब्जेक्शन में। कई बार क्या होता है सर, मतलब क्या है, मैंने देखा है सर, मैं भी कई बार भिड़ जाता था शुरू शुरू में। वहां पे बहस में तो मैं जीत जाता था लेकिन गेम हार जाता था वहां। वो बंदा किसी से भी मशीन ले लेगा लेकिन मेरे से मशीन नहीं लेगा, क्योंकि बहसबाजी में पड़ जाते थे। विद रिस्पेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्शन आए सबसे पहले अगर अपने ये कह देते हैं नहीं सर मेरा भी यही ख्याल था पहले, लेकिन मेरे को इन्होंने बताया, और जब मैं डीपली गया तो मेरे को पता चला कि हर प्रोडक्ट जो बनता है वो 20 से 30% कॉस्टिंग में बनता है, लेकिन वो सारा मार्जिन हाइड होता है, कोई बताता ही नहीं हमें। सब रोते ही रहते हैं कि कमाया ही नहीं जी आपने, तो कमाया ही नहीं। लेकिन हम बता देते हैं बस, इसका प्लस पॉइंट कर लो या ये माइनस पॉइंट कर लो, यही उत्तर होता है सर। ऑब्जेक्शन बहुत आते हैं सर, बहुत तरह के, महंगी है, वो ये है वो है, उनको पोलाइटली बस विनम्रता पूर्वक हैंडल करो, समझ में आती है लोगों के सर। बस ईगो हर्ट मत करो लोगों के। हाँ, ओम हाँ प्रकाश जी प्रकाश को जी। होस्ट है। ओम प्रकाश जी पूछिए आप, क्योंकि ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि मेरे यहाँ पे बरसात है। सर बारिश हो रही है, लाइट आ रही है जा रही है, लैपटॉप से आउट हो गया, फिर मोबाइल से ज्वाइन किया, तो लाइट भी कटी हुई है, लैंप की लाइट से चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था भूपेंद्र सर से कि कोई कोल्ड कस्टमर होता है ना, अननोन कस्टमर, कोल्ड कस्टमर, या कहीं मिला कोई बंदा, तो आप फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में जब हम मिलते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत में जब जब कोई अनजान जैसे मिल गया सर, तो क्या होता है सर, बात धंधे पानी तक तो पहुंचती है, भाई क्या धंधा करते हो, तो हम्म। ज्यादा कुछ तो नहीं बताता कैंगन के बारे में। लेकिन थोड़ा बहुत, पहली बात तो उससे टच होने की कोशिश करता हूँ, कम से कम मोबाइल आदान प्रदान हो जाए। और अगर दूर का है तो कभी उस एरिया में आऊंगा तो आपसे मिलूंगा सर, भले स्पेशल जाना पड़े, लेकिन उसको तो यही कहते हैं भी आपके एरिया में आया हुआ था। अनजान से एक और है सर, मेरे को लगता है इस बिजनेस में आपको जो अननोन है ना,
वो ही निहाल करते हैं ज्यादा, मैंने देखा है ये इसमें। और पता नहीं मेरे में कोई परमात्मा का गॉड गिफ्ट ही है कि जो कोई 10 मिनट बैठ जाता है, कम से कम मोबाइल नंबर तो ले ही लेता हूँ सर उनके मैं। ये सर वो थोड़ी सी। शुरुआती कोड वर्ड क्या होता है जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वो मिलते हैं, अननोन बंदा नंबर मोबाइल तक जाने तक, तो पहले जैसे आप बिजनेस पे आते हैं तो क्या फिर उसका रिएक्शन क्या होता है? बहुत सारे जैसे हम लोग को भी होता है, मैं भी किसी से मिलता हूँ तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा फ्यू सेकंड लगता है उससे नंबर आदान प्रदान करने में। ये भी मेरा एक प्लस पॉइंट है, नंबर लेने में तो टाइम नहीं लगता है। और मेरा रूल है, मेरे 3x3 के स्क्वायर फीट में कोई आ गया बंदा तो फर्स्ट स्माइल सेकंड नंबर तो आ ही जाता है मेरे पास। पर वो जो होता है ना, जब बात करते हैं थोड़ा सा 1 सेकंड निकलता है, 10 सेकंड खुलते हैं, फिर उसका रिएक्शन पहले एक्साइटमेंट का होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है आपके साथ, कैसा होता है वो जानना चाह रहा हूँ मैं। क्या सर वर्ड वैसे तो स्टार्ट होता है? अब इसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं होता सर, ये सब कॉमन सेंस है। अभी अपने को मिलने वाला कौन है, अपनी उम्र का है या अपने से 10 साल छोटा है या बड़ा है, तो वो कॉमन सेंस का ही काम होता है सर। क्या एक एक सिंगल लाइन नहीं होती कि सभी बंदों से बात करने के लिए सर। वो एट ए टाइम है, कहाँ मिला है, ट्रेन में मिला है, बस स्टैंड में, किसी के घर पे मिला है। कई बार घर पे भी मिलना हो जाता है, किसी के घर डेमो देने गए हैं और कोई तीसरा बंदा आ गया, तो उससे भी मैं कांटेक्ट नंबर ले लेता हूँ। मतलब अगर वो बीच में मेरे को डिस्टर्ब करता है तो कई बार मैं तारीफ भी करता हूँ कि आप कोई भी चीज की, कोई बात कहता है तो उससे एग्री कर जाता हूँ कि हाँ बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही सही बात की है, क्या पॉइंट है। तो इस तरह से कॉमन सेंस है सर ये। वैसे तो इसमें कोई ज्यादा कोई वैसे तो डिग्री एक दो लाइन तो नहीं होती वैसे। वैसे तो मैं भी सर ये हो ही जाता है, अगर कोई बंदा मिले तो मेरा स्टार्टिंग कोट ही उसके कोई भी एक चीज देखता हूँ तारीफ से ही करता हूँ, जिससे हाँ वो बंदा स्माइल करता है। जैसे कोई पहना, अच्छा सर आप पे जच रहा है, शर्ट आज बहुत बढ़िया लग रहा है आपका, yes। या ये ग्लास आपका बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से, मतलब वो सब फिर स्माइल करता है। फिर जैसे स्माइल किया तो विद इन सेकंड में हाथ अपना आगे चला जाता है, फिर हाथ मिलाते हैं, हेलो होता ही है। यहाँ तक तो सब ठीक आता है, फिर नंबर भी आ जाता है। फिर वो बिजनेस के बात आ जाती है, तो बिजनेस जब स्टार्ट करते क्या करते हैं, जैसे क्या बात करते हैं, तो उसमें क्या कोट कंगन का इस्तेमाल नाम लेते हैं आप, या डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, या कुछ इस टाइप के? देखो सर, इसमें अगर आपका वो वो अपने साथ जानना इतना चाहता लंबा रहा है, मतलब अगर अपने साथ कभी ट्रेन में मिला है मेरे को, जो 12 12 घंटे साथ रहा है, तो उसमें तो काफी हाँ। बातें होती रहती हैं, काफी बातें होती हम्म। रहती हैं। और उनको मैं मेरे रिजल्ट दिखाता हूँ, इस पानी के टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ, और डिटेच होके काम करता हूँ कि सर आप एक बार देखिए इसको। जरूरी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रहा हूँ वो आपको भी शूट करे, लेकिन आप इसको एक बार देखें जरूर। मैं आपके अगर उस एरिया में आया या कोई नजदीक का है तो मैं जल्दी ही उनसे कांटेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ऐसे काफी डेमो दिखाए हैं और उनमें सेल भी आई है सर। ये है सर। हाँ, जैसे एक और है सर, जैसे अननाउन है तो उसका क्या नुकसान है, ज्यादा से ज्यादा मना कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो मैं उनमें कोई ज्यादा फील नहीं करता उनका। वो तो अननाउन है, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अपने तो वो एक एक्स्ट्रा माइलेज वाला हो गया वो, है ना। आ जानकार गया होता तो है ना एक वो, मना प्लस कर पॉइंट देना। है, हाँ सर। मतलब आ गया तो प्लस पॉइंट, नहीं आया तो अपना जो था वो तो है ही है, चल ही रहा है। क्या है, नेक्स्ट है सर, कोई बात नहीं। ये है सर। नो नो, अपने नो क्या है, मीन्स नेक्स्ट अगले में वन। कई बार क्या होता है, अगला भाव नहीं देता तो उठ के दूसरे के पास बैठ जाते हैं। क्या राइट दिक्कत है सर। उसमें। हाँ, ऐसे है सर। अनुज जी आ गए हैं, अनुज जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर बहुत नमस्ते जी। बढ़िया बातचीत चल रही है। भूपेंद्र जी बहुत सज्जन इंसान भी हैं, बड़े पोलाइट और सज्जन दिल से। बस दूसरों को समझ में आ जाता है कि ये सज्जन आदमी है, ये मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। मैं ये कह रहा था कि कभी कभी ना, भूपेंद्र जी भी बताएंगे, हम लोग जल्दीबाजी ज्यादा करते हैं रिश्ते बनाने में। रिश्ते तो बहुत धीरे धीरे बनते हैं और हमें मशीन जल्दी जल्दी बेचनी होती है। ये जो अंतर्विरोध है कि हमें जल्दी है, तो हम कांटेक्ट नंबर ले लेंगे और फिर जल्दी से बिजनेस की बात शुरू कर देंगे, और फिर जल्दी से डेमो दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर जल्दी से चेक मांगेंगे। सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाता है कि रिश्ता बनाया किस लिए गया था। वो रिश्ता दरअसल बनता ही नहीं है। वो इससे पहले कि वो मानवीय संबंध बने,
उससे पहले ही हम अपना जो है पत्ते खुल जाते हैं हमारे कि वो बिजनेस रिलेशन था, मानवीय संबंधों की तो आड़ थी खाली। मेरी बात समझ रहे नहीं? जब आप जैसे भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं उसको ये भी डिटैच होकर काम करता हूँ, मैं उसको ये भी बोलता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी मेरे लिए अच्छी काम करे, हो सकता है आपके लिए ना करे, जबकि ये सच नहीं है। ये सच नहीं है कि टेक्नोलॉजी काम तो उस पर भी करेगी, फिर भी वो कह रहे हैं तो मतलब बिल्कुल रिलैक्स रख रहे हैं और थोड़ा धैर्य है, लंबे समय तक रिश्ते चलाने का धैर्य मौजूद है। अक्सर मैं देख रहा हूं कि जल्दीबाजी के चक्कर में रिलेशन बन ही नहीं पाता, जिसको दीपक बजाज कहते हैं कि अगर वो आप पर विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, तो आप जो कहेंगे वो कर देगा, जो सामान कहेंगे वो खरीद लेगा, लेकिन ट्रस्ट बनने का एक लंबा समय लगता है। तो आप बहुत सारे लोगों तक पे लंबे समय पे काम करते रहिए, किसान की तरह काम करिए, एक हंटर की तरह नहीं करिए, जो दीपक सर, सुभाष सर बोलते हैं। तो किसान को धैर्य है, उसे मालूम है फसल 3 महीने में होगी, तो वो 1 महीने या 15 दिन में नहीं हो जाएगी। और अगर वो जल्दीबाजी करेगा तो उसे फसल नहीं मिलेगी, अगर वो पहले तोड़ लेगा तो पका हुआ फल नहीं मिलेगा उसको। मैं सही कह रहा हूँ गोपेन जी? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो कई बार प्रोसीजर ऊपर से देखने में सेम लगता है, लेकिन जो अधैर्य है वो रिजल्ट बदल देता है। तो चूंकि जैसे दीपक सर कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, तो धैर्य रखिए। जो लोग हैं उन एक साथ 50 लोगों से, 100 लोगों से आराम आराम से रिलेशन चलाइए बिना किसी प्रेशर के। और सच बताऊं, अगर आप अपना फायदा सोचते रहेंगे तो ये पोल तो खुल जानी है कि आप माल बेचने और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने आए थे। अगर आप उसका फायदा ढूंढते हैं तो जो है सच में आप रिलेशन, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? अगर आप, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी को इतना कहने की हिम्मत रखते हैं ना कि भाई साहब अभी तो आपके बेटा हॉस्पिटल में है, अभी जो थोड़ा सा पैसा आपके पास है पहले उस पर खर्च कीजिए, मशीन तो बाद में भी आ जाएगी, क्या ये कह सकते हैं आप? या आप ये कहेंगे कि भाई बीमारियां तो चलती बढ़ती रहती हैं, सिर्फ मशीन की बात करते रहें? उसका अच्छा इसमें है कि वो मशीन ले, लेकिन अगर इससे ज्यादा अच्छा कोई और चीज है तो क्या मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं कि तुम अभी मशीन को पोस्टपोन कर दो, पहले तुम्हारा वो काम ज्यादा जरूरी है? वहां से उसे भरोसा बनता है कि यार ये मेरे साथ कोई रिलेशन रखता है, मेरा भला चाहता है, जिसे अपने माल बेचने की कोई जल्दी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मेरा स्कूटर वाला है, मुकर्रम भाई है हल्द्वानी में, जो मेरा स्कूटी ठीक करते हैं। अब मैं उनसे, वो मेरे परमानेंट हैं, ऐसे ही कार वाले परमानेंट है। वो कैसे है? जो दूसरों पे जाता था तो कोई फॉल्ट होता था, वो फटाफट पार्ट बदलने की कोशिश करते थे कि पार्टी चेंज कर दे। और ये क्या करते हैं शुरू से? अरे अभी ब्रेक लग रहा है, अभी ये 2-4 महीने और चलेगा, अभी आप चलाओ इसको। तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये आदमी, इसको, ये मैं इसका परमानेंट ग्राहक हूं। अगर ये मैं कह रहा हूं कि ब्रेक चेंज कर ले, लग रहा है ब्रेक कम लग रहे हैं, और वो चेक करके बोलता है भी 2-4 महीने और चलाओ, क्या जल्दी है इतना खर्चा करने की? ये वहां से मेरा उसके ऊपर फेक बना है ना, मैं उसका कस्टमर हूं कि यार ये मेरा भला चाहता है, तो जितने पैसे वो मांगता है उतने पैसे मैं उसको दे देता हूं, मुझे मालूम है कि ये बढ़ा के नहीं लगाता है। और हमारा उसका उल्टा झगड़ा चलता है। मैं बोलता हूँ यार मुकरम भाई तुम कम पैसे लगाते हो, तुम थोड़ा ज्यादा लो, मुझे मालूम। वो कहता नहीं नहीं भाई साहब इतना ज्यादा नहीं लूंगा मैं। तो यहाँ पर रिलेशन होता है कस्टमर और बायर और सेलर के बीच में। क्या हम ऐसा कोई रिलेशन उसके साथ वास्तव में फील करते हैं? मतलब ये दोहरी चीज है, एक तरफ हमें उसे डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाना है, मशीन भी बेचनी है, दूसरा हमें उससे इंसानी रिश्ते भी बनाने हैं। लेकिन फिर भी इंसानी रिश्तों को अगर आप प्रधान रखेंगे तो डिफॉल्ट आपकी मशीन बिकेगी और डिफॉल्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। थैंक यू। चलो 9:20 हो चुके हैं, और भूपेंद्र भाई आज टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आप सब साथियों ने जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपके क्वेश्चनों की वजह से, क्वेश्चन आपका होता है मगर जवाब सबके लिए होता है। ठीक है। दूसरा, जाते टाइम है, मैं ठीक है अब आखिरी ले रहा हूँ मैम का, उसके बाद किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मीटिंग को टाइम पे स्टार्ट कर दो और मीटिंग को हमेशा टाइम पे खत्म कर दो। तो मैम का मैं आखिरी ले रहा हूँ।
अभी जिस क्वेश्चन पे अपन थे, मैं एक बार मीटिंग का समापन करने से पहले उसी क्वेश्चन पे चलो एक बार 2 मिनट में मेरा व्यू भी रख देता हूँ, ठीक है? जरूर जरूर। जब भी आप किसी कोल्ड कनेक्ट पे जाते हो तो 2-3 चीजें होती है आपके हाथ में। या तो आप इतने ज्यादा लोगों से मिलिए कि वहां पे आपको कोई फर्क ही ना पड़े, क्योंकि मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता देता हूं। मैं किसी एक्स कंपनी के अंदर मुरादाबाद के अंदर सुबह 5-6 बजे का टाइम था, मॉर्निंग का चाय पीने के लिए उतरा था, और जब तक चाय पी थी इतनी देर में वहां पे 10-12 लोगों से डायरेक्ट बात किया था, एक बिजनेस करता हूं, अगर आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में आना चाहते हैं तो व्यक्तिगत मेरे से मुलाकात करें, मैं इस सामने वाले होटल में ठहरूंगा दिन में। यूं ही जहां चाय पी रहा था कॉर्नर पे एक इंडिया होटल नाम था मुरादाबाद में, आज भी उसका हो सकता है इंडिया होटल वहां पे मौजूद हो मुरादाबाद में, ठीक है? खूब भीड़ निकल रही थी, मॉर्निंग में 5 बजे चाय पी रहा था बाहर, और 15-20 लोगों से चाय पीते पीते मैंने कहा एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इस सिटी में आया हूं और इस होटल में मैं ठहरूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो दिन में आके मेरे से मिलना, शाम तक मैं इसी होटल में हूं। कई लोगों से मुलाकात की, 3-4 लोग मिलने आए, इनमें से एक इंसान का नाम था पिंकू भारती, वो मेरे साथ स्टार्ट कर देता है और बाद में मुरादाबाद में मेरा करीब 300-400 लोगों का ग्रुप बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एवरेज के नियम पे जाते हो तो हो सकता है कोई इंसान ऐसा भी गलती से आपसे टकरा जाए जो खुद तलाश रहा हो कि यार मैं कोई बिजनेस की तलाश कर रहा था और परमात्मा ने क्या बंदा मिला दिया है, भगवान आज किसका मुंह देख के निकला था, आज भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। कभी भी ये क्या होता है कि जब रिश्ते नाते बनाने की बारी आती है ना, तब जरूरत ज्यादा पड़ती है जब आप मिलते ही कोई 4 महीने में एक से हो और आप चाहते हो इसी को आज मैं मशीन दे दूं, तो फिर भाई आप फिर एक पेड़ पालने वाला काम कर रहे हो, पौधा, ठीक है, आप बागवानी कर रहे हो, आप घास नहीं लगा रहे हो। फिर आपको उसके साथ रिलेशन बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 5 साल बिजनेस करते हुए हो गए, टोटल 25-30-40 लोगों से ज्यादा आपके कॉल कंटेक्ट नहीं है, और उनको पहले ही दिन खराब कर लोगे तो मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा कि वहां पे व्यक्तिगत छवि बनाओ, व्यक्तिगत छवि अच्छी बन जाएगी तो अपने आप उन 40 में से कोई 4 लोग आपके साथ पक्का है अपने आप वक्त के साथ आ जाएंगे, और वो तो तब भी आ जाएंगे जब आप स्टेटस लगाओगे कि अरे भाई आप कैंगन करते हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपसे इतनी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, मैं तो आपसे करूंगा। ऐसा भी हो जाएगा अगर उसके साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी है तो। वरना आप अगर डायरेक्ट ये भी बोलते हो ना कि अच्छा अच्छा भूपेंद्र जी क्या काम करते हो, अच्छा कपड़े का, क्या बात है यार, ठीक है। क्यों? आजकल मैं मेरे एक फील्ड चुने हैं, एक जो इस प्रकार के आपकी तरह जो मर्चेंट हो, जो दुकानदार हो, और एक एजुकेशन सेक्टर में, इन 2 लोगों के आजकल मैं सबसे ज्यादा टच में रहता हूँ और कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो इनके बड़े फायदे की चीज है। अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे से मिलना, इतना बोल के ही चाहे अगर आपको ये एड्रेस दे देते हो या मेरा ये फोन नंबर, आप मेरे को कांटेक्ट करना। किन से? अनुज जी ने कहा मैं तो पत्रकार हूं। ओहो ओके, पत्रकार है सर। आजकल 2 प्रकार के लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, गॉड गिफ्ट आप उनमें से एक निकले, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और दूसरे पत्रकार। इन लोगों के जीवन के अंदर उनसे मिलके मैं कार्य कर रहा हूं। जैसे आपने देखा हो कि बहुत से लोग नहीं होते सर, हम पौधे लगाने में कार्य कर रहे हैं, अलग अलग एनजीओ होते हैं, हम डॉग्स पे काम कर रहे हैं, हम पौधे लगाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे उनको कोई लालच नहीं होता तो वो लोगों को बोल भी देते हैं ये बात। मगर क्योंकि अपने दिमाग में तो छपा हुआ है तू मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन जा, डिस्ट्रीब्यूटर बन जा, और ये चीज दबाए से भी दबती और नहीं है। तो वहां पे अगर आप ये बोल देते हो कि अनुज सर पत्रकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 प्रकार के लोगों के आजकल मैं टच में हूँ, कुछ ऐसे फील्ड में हूँ कि जहां पे इन लोगों से सबसे ज्यादा मैं वास्ता पड़ रहा है। और अगर आप जीवन में एज ए पत्रकार, एज ए दुकानदार अगर आप होते तो इन दोनों लोगों के सबसे ज्यादा टच में हो, कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप, मेरा ये नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए। उनका नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है, अगर उस बंदे को थोड़ी बहुत भी हलचल हुई है तो वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। मगर ये चीजें काम करती है एवरेज का नियम, कि आप इस प्रकार से कितनी बार कितने लोगों को ये बात बोल पाते हो। डेल कार्नेगी एक बात बोलते हैं कि अगर आप 1000 कार्ड मोबाइल नंबर के साथ अगर एक स्टेडियम में जाके भी फेंक के भी आ जाओ ना कि किसी को बड़ी अपॉर्चुनिटी को तलाश है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना, और उस स्टेडियम में 1000 लोग हैं तो यकीन मानना शाम को 10 घंटियां बज चुकी होगी, जबकि आपने हाथ में नहीं दिए थे, आप उछाल के आए हो। एवरेज का नियम ये होता है।
तो आप किस चीज को फॉलो करते हो वो आप पे डिपेंड है कि कितने लोगों से, अगर कम लोगों से मिलते हो तो बहुत रिलेशन बनाने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये, उसी तरीके से उनको लाया जा सकता है। मगर आप चाहते हो कि जैसे भूपेंद्र जी ने पीछे एक बात बोली थी कि तवा गर्म करने का इतना टाइम नहीं होता, तो उस कंडीशन में फिर ये है कि भैया आटा सब कुछ इतना पर्याप्त होना चाहिए कि दे रोटी दे रोटी दे रोटी, आग भी खूब जलती रहे, फिर आप उस पे जाइए। आप अगर 1000 लोगों से मिलने की काबिलियत रखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ठोक बजा के बात कीजिए आप कि सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो दुनिया से शेयर कर रहा हूं। आपके जीवन में किसी चीज का अभाव हो तो प्लीज एक बार अपने इस भाई से मिल लेना। परमात्मा से डर के बोलता हूं, शब्दों का थोड़ा सा ध्यान देना, परमात्मा से डर के बोलता हूं, हो सकता है मैं आपकी लाइफ में वो बंदा साबित हो जाऊं कि आप कल को कहो कि यार पहले क्यों नहीं मिले मेरे भाई आप मेरे को। जय हिंद, निकल लो। मगर अब यहां गलती करते हैं, थोड़ा सा वो मीठा बोला नहीं और हम तब तक चिपके रहते हैं जब तक वो जिंदगी में गया यार ये बंदा मिल भी नहीं जाए तो गली बदल लूंगा मैं, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, चिपक गया। चिपकिए मत, दूर होना सीखिए लोगों से। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने बहुत शानदार टाइम दिया। भूपेंद्र जी थैंक यू वेरी मच, आप सबने इतने शानदार तरीके से सुना भूपेंद्र जी के अनुभव, आज आप सबने गहराई से लिए। इन चीजों को जीवन में लागू कीजिए, बड़ी कामयाबी सबको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू भूपेंद्र जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।